हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो कल हम अपनी 8.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी एनसीएफ एफएस की 8.2 करेंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल, स्कूल में सुरक्षा और संरक्षण। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। हमारी सभी शैक्षणिक व्यवस्थाएं एक ऐसे वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न केवल उत्प्रेरक आनंदमय हो बल्कि सुरक्षित और संरक्षित भी हो। हम अपने क्लासरूम में सेफ्टी रख सकते हैं हर एक एरिया में। तो वही चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, छोटी है। शारीरिक सुरक्षा, फिजिकल सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा हर समय शारीरिक रूप से दिखाई दे, टीचर की आंखों के सामने हो। ब्रेक और खेल के दौरान एक जिम्मेदार व्यक्ति को बच्चे की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। सभी भवन और उपकरणों को सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए, जैसे खिड़कियों पर जाली होनी चाहिए, बालकनी पर रेलिंग, सुरक्षित विद्युत कनेक्शन होने चाहिए, अर्थिंग वाले विद्युत उपकरण होने चाहिए और कुएं ढके हुए होने चाहिए। सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, जैसे अग्नि शामक यंत्र होते हैं, तुरंत उपलब्ध होने चाहिए और अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए। खिड़कियां कक्षा के अंदर नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर दुर्घटनाएं की वजह होती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे जब खड़े होते हैं और घूमते हैं तो उनका सिर अक्सर खिड़की के पल्ले से टकरा जाता है। सभी चीजों को संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं सभी चीजें जो संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक ऐसे स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए जो बच्चों की पहुंच में नहीं हो। उनका उपयोग किसी व्यसक की देखरेख में किया जाना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड, सफाई के तरल पदार्थ। स्कूल में एक प्राथमिक उपचार किट मतलब फर्स्ट एड किट काम में लेने की स्थिति में होनी चाहिए। सभी शिशु को बुनियादी प्राथमिक उपचार करने के प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब सभी टीचर्स को फर्स्ट एड किट यूज करनी आनी चाहिए। पौष्टिक मध्याह्न भोजन, मिड डे मील सुरक्षित और साफ सुथरी परिस्थितियों में परोसा जाना चाहिए। दुर्घटना या चिकित्सक स्थिति के मामले में प्रवेश करने वाले वयस्क जैसे शिक्षक या प्रधान शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए और माता पिता को तुरंत सूचित करना चाहिए। यदि कोई बच्चा स्कूल में अस्वस्थ महसूस करता है लेकिन यह कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो शिक्षक माता पिता से संपर्क करें, उन्हें बच्चे के घर ले जाने के लिए कह सकते हैं, या यदि संभव हो तो स्कूल से कोई जिम्मेदार व्यक्ति सुनिश्चित करने के बाद घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद होगा, बच्चे को घर ले जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यदि आराम करने के लिए कोई जगह है तो बच्चा स्कूल में आराम कर सकता है और सामान्य समय पर अपने घर जा सकता है। तो इस तरीके से हम बच्चे की फिजिकल सेफ्टी रख सकते हैं। अब इमोशनल सेफ्टी, स्कूल में कोई भी वयस्क बच्चे के साथ शारीरिक हिंसा या शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करेगा। बच्चे वयस्कों को बच्चों का डराना, धमकाना, बुली, परेशान या भयभीत नहीं करना चाहिए। उनके प्रति अपमानजनक या नीच दिखाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना है या बच्चे को लेबल नहीं लगाना है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। शिक्षकों को सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए और दैनिक गतिविधियों में सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि हर एक बच्चा इन्वॉल्व हो, ताकि किसी बच्चे को इमोशनली बुरा ना लगे। शिक्षकों को हर समय बच्चों के साथ सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि जो कक्षा में और अन्यथा अन्यथा सकारात्मक व्यवहार और कार्य को पुष्ट करता है। शिक्षकों को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए यदि वे अनुचित व्यवहार होता देखे तो। दूसरों को चोट पहुंचाता है, यदि कोई बच्चा एक निश्चित सीमा लांघता है तो पहला कदम क्या कारण है, उसका रीजन क्या है, अंतर्निहित कारणों को समझने और उन्हें संबोधन करने का प्रयास करें। संवेदनशील जानकारी, जैसे बच्चे को विशिष्ट परिस्थितियों के संबोधन में की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। स्कूल सुरक्षा पर शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से उनके उपयोगों को परिभाषित करते हैं, जो स्कूल और अन्य संबंधित हितधारकों को सभी बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए करने चाहिए। वे सभी शैक्षणिक संस्थान और व्यवस्थाओं के लिए उत्कृष्ट संसाधन है। बाल यौन, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इंपॉर्टेंट है। यौन अपराधों से बचने के लिए संरक्षण, पोक्सो, जो हमने अपनी NIOS में काफी अच्छे से और डिटेल में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। अगर नहीं याद तो अपनी NIOS की समरी पहले पूरी करें, जो हमारे एंटिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिनियम 2012 के अनुसार बाल यौन शोषण के प्रति किसी भी तरह की उदारता नहीं होनी चाहिए। तो पोक्सो के तहत हम बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज से बचाते हैं। शिक्षकों और अन्य सभी विषयों को यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें यौन शोषण के संभावित संकेतों को पहचानना आना चाहिए। उदाहरण के लिए चेहरे, पैर या शरीर पर आगे पीछे खरोच या चोट, या खुद को अलग थलग कर लेना, आक्रामक होना या आत्मघाती होना। तो टीचर को इन बातों से अवगत होना चाहिए। पोक्सो की सभी फुल फॉर्म आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी अपने एग्जाम के लिए सीरियस है। कहानियां, और जो सीरियस नहीं है बिल्कुल मत लिखो, कोई आपके लिए मतलब ये बात अनसुनी कर दो, एक कान से निकाल दो।
कहानी और नाटक जैसे कठपुतलियों का उपयोग के माध्यम से शिक्षक बच्चों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के विचार के बारे में बताए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। टीचर बच्चों को क्लासरूम में प्ले करके दिखाए रोल के तरीके से, ताकि बच्चे समझ ले। यदि शिक्षक बच्चों के व्यवहार में निश्चित बदलाव नोटिस करता है तो उन्हें इस चीज की सूचना तुरंत प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रवेशक को देनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सभी प्रक्रियाओं से बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी मामलों में बच्चे की सुरक्षा ध्यान को रखना सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हर समय गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है। संभावित बाल शोषण के बारे में जानकारी केवल आवश्यकता, नीड टू नो के आधार पर साझी की जानी चाहिए। ये नहीं कि आप सबको बताते फिर रहे हैं। अदर ओवरऑल सेफ्टी मेजर्स और अन्य क्या बातें हैं इनके अलावा जिनको हम ध्यान रख सकते हैं? माता पिता के पते और फोन नंबर नियमित रूप से अपडेट किए जाने चाहिए। उन्हें पहुंच के अंदर रखा जाना चाहिए। सभी बच्चे विस्कों के लिए आपातकालिक संपर्क नंबर उपलब्ध होना चाहिए। किसी विशेष चिकित्सा स्थिति, मेडिकल कंडीशन के बारे में जानकारी और संबंधित दवा या निवारक उपयोग के प्रवेश के समय ली जानी चाहिए और नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। यदि जानकारी सभी संबंध से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सभी बच्चों और विशेष रूप से जोखिम वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से हर स्कूल में किसी भी अस्थमा, मिर्गी, ज्ञात एलर्जी वाले बच्चों के बारे में पता होनी चाहिए। इन बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा बताई गई मिर्गी रोध या एलर्जी रोध दवाई स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब थोड़ी-थोड़ी मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कई बार बच्चे को जिनकी दवाइयाँ स्कूल में इंस्टेंट उपलब्ध होनी ज़रूरी होती हैं, तो वो सभी चिकित्सक से बात करके स्कूल में उपलब्ध करानी चाहिए। इनका उपयोग करने के लिए स्कूल के माता-पिता देखभाल करने वाले लिखित सहमति होनी चाहिए। किसी भी भावनात्मक उथल-पुथल या आघात जिससे बच्चे अस्थायी रूप से गुजर रहा हो के बारे में जानकारी सभी संबंधित टीचर को उपलब्ध करानी चाहिए। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो सभी टीचर्स को उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि क्लासरूम में पढ़ाते समय कोई भी एक्टिविटी कराते समय टीचर उस बात को ध्यान रखे। निकटतम चिकित्सक केंद्र, अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन के टेलीफोन नंबर आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ऐसी केंद्रीय स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहाँ सभी उन्हें देख सकें। हमारा 8 चैप्टर हो गया है फिनिश। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कल हम अपना 9 चैप्टर करेंगे। 9 चैप्टर भी काफ़ी छोटा है। फिर 10 हमारा एनसीएफ एफएस हो जाएगा फिनिश जल्दी ही। तो आप सभी को बधाई हो कि आपने अपना एनसीएफ एफएस भी अपनी एनआईएस की समरी की तरह फिनिश कर लिया है। आप अपनी प्रगति के स्तर पर बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।